नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है कि उस पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन विपक्ष का दबाव साफ दिखाई पड़ रहा है और यह भी पता चल रहा है कि वोट चोरी के आरोपों से किस तरीके से वो घिरा हुआ है। कल ही अभी हमने आपको बताया था कि अब वोटर लिस्ट से नाम हटाने और नाम जोड़ने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। उन आरोपों के बाद जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे कि कैसे नाम यहां पर किसी के एप्लीकेशन पर हटा दिए जाते हैं, और अब यह भी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग एसआईआर पूरे देश में कराने तो जा रहा है, लेकिन अब पूरे देश में बिहार की तरह एसआईआर नहीं होगा। यानी जिस तरह से बिहार में मनमाने तरीके से चुनाव आयोग को एक दिन याद आया और अगले दिन से उसने फरमान जारी कर दिया कि एसआईआर होगा, और जो आरोप लग रहे हैं कि मनमाने तरीके से किया है, अब ये खबरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को भी इसमें शामिल करेगा, उनसे बातचीत करेगा, कंसल्टेशन करेगा, उसके बाद ही एसआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी सभी पक्षों से, उससे संबंधित जितने पक्ष होते हैं उन सब से बाकायदा विचार विमर्श करेगा। और यही काम अगर बिहार में भी किया हुआ होता तो इस तरीके से ये आरोप न लगते, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गए न होते, मामला सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंचता और शायद चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप भी न लगे होते। तो ये अब एक बार फिर एक और अपने फैसले को विपक्ष के दबाव के बाद, विपक्ष का दबाव इसलिए था क्योंकि सही तरीका यही था और इसी तरीके से अब तक होता आ रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने आनन फानन में ये सारी प्रक्रिया बिहार में की और जिसको लेकर इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और उधर अगर राजनीति की बात करें तो बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एनडीए गठबंधन घिरा नजर आ रहा है और नीतीश कुमार के खिलाफ अब उनके सामने ही मुर्दाबाद और गद्दी छोड़ो जैसे नारे लग रहे हैं। तो क्या है ये मामला, इन सब पर चर्चा होगी। पहले बात करते हैं चुनाव आयोग, जो इस एक नई खबरें आ रही हैं कि कैसे अब वो राजनीतिक दलों को भी और खासकर विपक्ष को भी महत्व देने की जरूरत को महसूस करने लगा है। अमलेंदु जी, जो खबर है यही तो कहा जा रहा था कि आखिर चुनाव आयोग को एसआईआर कराना ही था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसको राजनीतिक दलों से भी इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए था, क्योंकि अब तक ऐसे ही होता आ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, यही बात कही गई थी और बिहार के संदर्भ में जो एसआईआर हुआ उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में भी तर्क दिए गए थे, वो तर्क भी यही थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि एक तो इन्होंने अचानक इसको घोषित कर दिया कि ये करने जा रहे हैं, एक महीने के अंदर करने जा रहे हैं, एक तारीख अचानक घोषित कर दी, और इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल से कोई बातचीत नहीं की। यहाँ तक कि समीर जी, जो आचार संहिता बनती है वो भी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद ही बनती है। उसमें कोई संशोधन होते हैं तो सारे राजनीतिक दलों से उस पर विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन चूंकि ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको लगता है कि ये नया चुनाव आयोग है और वो चूंकि अमित शाह जी के बहुत नजदीकी है, तो इसलिए नया चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने जो था सीधे सीधे बिहार में एसआईआर की घोषणा कर दी और फिर जब उनसे लोग मिलने के लिए भी गए तो उनका कहना यह था कि ये नया चुनाव आयोग है और 2 करोड़ लोगों के नाम तो काटे ही जाएंगे और हम ऐसे ही काम करेंगे। हाँ, ऐसे ही काम करेंगे। मतलब एक तरीके से सीधी सीधे उन्होंने धमकी दी कि ये नया चुनाव आयोग है, ये ऐसे ही काम करेगा, यानी हम विपक्ष की बात कुछ नहीं सुनेंगे, किसी को नहीं सुनेंगे, अपने मन की मनमानी हम करते रहेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पे कहा था। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी सारे मसलों को सामने लेकर आए, राहुल गांधी ने जो जोरदार हमले किए ज्ञानेश कुमार के ऊपर, चुनाव के ऊपर, वोट चोरी के जो सबूत दिए, उसके बाद बैक फुट पर अब चुनाव आयोग नजर आ रहा है। पहले तो थोड़ा हाथ पर पटक कर जो ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि या तो हलफनामा दो या फिर माफी मांगो देश से, तीसरा विकल्प नहीं है। लेकिन खुद जो है अब ज्ञानेश कुमार के सामने कोई विकल्प नहीं बचे जब राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार। ये सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया। जब ये आरोप लगाया तो उसके बाद फिर बैक फुट पर नजर आए ज्ञानेश कुमार, और उनकी तरफ से फिर पहले जो था मतलब एक आनंद सीट को लेकर जो आरोप लगाए थे उसी में 2 बार सफाई जो थी चुनाव को विज्ञप्ति जारी करके देनी पड़ी। एक बार सोशल मीडिया पे दी, एक्स पर तुरंत राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बाद फिर जो है अगले दिन जो है अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके भी सफाई दी। और अब जो खबर आई कल कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 के तहत जो नाम काटने की होती है अपने पोर्टल पर ये बदलाव कर दिया है कि अब वही उसमें उसके लिए आवेदन कर सकेगा जिसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये एक शर्त उसमें जोड़ दी। तो ये साफ तौर पर राहुल गांधी की आरोप लगाने के बाद ये किया गया, चुपचाप कर दिया गया ताकि शर्मिंदगी भी ना उठानी पड़े। अब जो नया खबर आई है समीर जी, वो खबर ये आई है कि चर्चा चल रही है कि साहब देश भर में चुनाव आयोग एसआईआर कराएगा। तो
अब ये खबर है, एक अंग्रेजी अखबार ने इसको प्रकाशित किया है प्रमुखता के साथ, कि अब चुनाव आयोग जो है वो तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करेगा और उसके बाद फिर देश भर में SIR की प्रक्रिया लागू की जाएगी। और चूंकि समीर जी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा भी हुआ है, तो इसलिए अब जो मजबूर होना पड़ रहा है चुनाव आयोग को कि सारे राजनीतिक दलों से बातचीत करे। 7 और 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। बिल्कुल, और 10 सितंबर को इसको लेकर राज्यों के और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित राज्य है, उनके जो निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनाव आयोग की, और बताया यही जा रहा है कि उस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि राज्यों के चुनाव अधिकारी SIR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले वहां के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे केंद्रीय पार्टियां हो, उनसे विमर्श करके, बातचीत करके, यानी जो प्रक्रिया है पहले से जो प्रक्रिया और परंपरा चलती आ रही है उसी तरीके से SIR की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। तो एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से SIR कराया गया, आनन फानन में यह फैसला लिया गया, घोषणा की गई और तुरंत उस पर अमल भी कर दिया गया और परिणाम भी आ गए। वहां पर एक ड्राफ्ट सूची भी तैयार कर दी गई, 65 लाख लोगों के नाम बाहर कर दिए गए और अब 30 सितंबर को फाइनल ये प्रक्रिया पूरी होने वाली है, यानी जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उनके आधार पर फाइनल सूची आएगी और इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। लेकिन अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप सही थे। वो गलतियां चुनाव आयोग से हुई थी, वो गलतियां जानबूझकर हुई हो या फिर अनजाने में हुई हो, लेकिन वो हुई थी और चुनाव आयोग अब उनको सुधारने में लगा हुआ भी है। और इधर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सुनवाई के दौरान और जितने जो आदेश आ रहे हैं उनको लेकर भी एक दबाव बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग ने क्या कुछ किया है वो ऐसा लगता है कि वो भली भांति समझ में आ गया है, जो उसके फैसलों में भी दिखाई पड़ेगा, ये संभावना जताई जा रही है। खैर, सुनते हैं राहुल गांधी को एक बार कि उन्होंने कहा क्या था वोट चोरी को लेकर, और ये जो ये मुद्दा है कि बार बार चुनाव आयोग अब अपने तमाम बदलाव कर रहा है, नियमों में बदलाव कर रहा है, जिनकी वजह से उसको मजबूर होना पड़ा है। तो अमलेंदु जी, ये सारी चीजें, ये जो सवाल ये उठाए जा रहे थे SIR को लेकर हो चाहे वोट चोरी को लेकर हो, तो चुनाव आयोग भी अब ये जताने की कोशिश जता तो नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब उसकी कार्यशैली में कुछ बदलाव दिख रहे हैं, ये साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग ये मान रहा है कि गलतियां हुई है, और चाहे उससे जाने में हुई है चाहे अनजाने में हुई हो। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये एक तरीके से उसका कबूलनामा है कि चुनाव आयोग से गलतियां हुई हैं या गड़बड़ियां हुई हैं, आप जो भी कहना चाहें। विपक्ष इसको कह रहा है गड़बड़ियां, तो आप चुनाव आयोग इसको कह सकता है गलतियां। दोनों बातें अपनी अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन गड़बड़ियां तो हुई हैं, ये साफ तौर पर अब चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है। वरना इससे पहले आपने ये सारे प्रतिबंध जो आप लगा रहे हैं, पहले आपने क्यों नहीं किए, ये सवाल तो पूछा जा सकता है कि भाई आपने जो आज आप कर रहे हैं ये आपको पहले भी करना चाहिए था, आप तभी क्यों कर रहे हैं जब राहुल गांधी जो है ये आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी के आरोपों को आप एक तब बता भी रहे हैं कि साहब ये इनकरेक्ट है, एक तब आप इनकरेक्ट बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके, विज्ञप्ति जारी करके बता रहे हैं कि हमने तो सब कुछ सौंप दिया था, और उसके बाद फिर आप वही काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी आपसे मांग कर रहे थे, आपको वो करना पड़ रहा है। तो फिर आपने वो गलत बयानी क्यों की थी, ये सवाल निश्चित रूप से उठे। और राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि हम सबूतों के साथ कह रहे हैं कि वोट चोरी चुनाव आयोग कर रहा है, ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों को बचा रहे हैं। वो भी हम सुन लेते हैं वो बयान। जब वो अलंद सीट पर पूरा प्रेजेंटेशन राहुल गांधी दे रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने नाम लेकर, पहली बार ऐसा होगा कि शायद उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लिया था कि वो वोट चोरों को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। सुनते हैं कहा क्या था राहुल गांधी ने। कर्नाटक में आनंद कंस्टिट्यूंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं, और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। तो सवाल ये है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल है। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा करता है। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है, आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो,
और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर यह साफ है कि आप वोट चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। और वोट चोरी के सीधे आरोप, और यह मामला जिस तरीके से राजनीतिक होने के अलावा जिस तरह से आम लोगों के बीच ये पहुंच चुका है, सरकार परेशान है, घबराई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है, तो अब यह लग रहा है कि शायद उसमें कुछ कोशिश की जा रही हो कि उसको कैसे हम बैलेंस किया जाए। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ हुआ वो गलतियां थी और उनको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा कि टारगेटेड तरीके से ये सारी चीजें की गई हैं, तो गलतियां नहीं हो सकती हैं। गलतियां हुई होती तो जो वोट काटे गए और जो वोट जोड़े गए, उनके काटने और जोड़ने से दूसरी पार्टियों को भी फायदा हो सकता था, लेकिन फायदा किसी एक पार्टी को हो रहा है और नुकसान बाकी पार्टियों को हो रहा है। तो यह फिर अनजाने में की गई गलती शायद नहीं होगी, यह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए, अनजाने में की हुई गलती नहीं है, क्योंकि पहले तो इस गलती को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था चुनाव आयोग। जी, पहले तो सीधे सीधे जो था वो जारी कर दिया जा रहा था कि ये सब मिसलीडिंग है, इनकरेक्ट है, और फिर अब आप उसी को आप स्वीकार कर रहे हैं और जो मांग राहुल गांधी कर रहे थे उसको आप जो है वो करते जा रहे हैं। कल राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया कि ज्ञानेश कुमार जी, आपने अब ताला, हमारे कहने के बाद आपने ताला लगाया, अब ये बताइए आप वोट चोरों को भी पकड़ेंगे और सीआईडी को आप सबूत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये साफ तौर पर आया। इसमें समझिए ये भी है कि जिस तरीके से सीआईडी की एसआईटी गठित की गई, तो अब खतरा ये है कि ज्ञानेश कुमार जी और चुनाव आयोग अगर दस्तावेज नहीं देता है तो ज्ञानेश कुमार जी को जांच के लिए बुलाया जा सकता है। तो इससे अब घबराकर अब जो है ये सीधे सीधे तैयारियां की जा रही है कि ये स्थिति ना बन जाए कि ये कोई संवैधानिक संकट पैदा हो जाए और ज्ञानेश कुमार जी को सीआईडी के सामने जाना पड़े। तो इसलिए अब ये इंतजाम किए जा रहे हैं, ये भी चर्चा चल रही है। अब क्या है इसके पीछे, ये तो ज्ञानेश कुमार जी जाने, चुनाव आयोग जाने। लेकिन अगर आप राहुल गांधी के सवालों के जवाब में अगर आप ये तैयारियां कर रहे हैं और ये संशोधन कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग सत्य मानते हुए उन पर कार्रवाई कर रहा है। अब सवाल यही है कि जो वोट चोरी की गई है, तो क्या उन वोट चोरों को भी चुनाव आयोग पकड़ेगा, उनको पकड़ने के लिए कोई काम करेगा? जी बिल्कुल, देख लेते हैं राहुल गांधी का जो ट्वीट। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग पहले तो बात नहीं मान रहा है, सुन नहीं रहा है, और अब उसको भी महसूस जब हो रहा है और यह मामला लोगों के ज़हन तक पहुंच चुका है, तो अब उसमें बदलाव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर को ट्रैक करते हुए लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको ट्वीट किया है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने 18 सितंबर को खुलासा किया कि कैसे साजिशन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। वोट चोरी के इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग सख्ते में आ गया और एक हफ्ते के भीतर वोट डिलीट करने के नियम बदल दिए। अब ऑनलाइन वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवाने के लिए ई वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। यह बताता है कि वोट चोरी पर राहुल गांधी के दिए गए सबूत 100% पुख्ता है। इसी वजह से आनन फानन में यह फैसला लिया गया ताकि चुनाव आयोग अपनी वोट चोरी को छिपा सके। साफ है, चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बड़े स्तर पर वोट चोरी में लगा है। लेकिन चुनाव आयोग, याद रखे, जनता वोट चोरी का खेल समझ चुकी है। अब लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चलने वाली नहीं है। ये तय किया है और ये इस खबर पर हम लोगों ने कल चर्चा की भी थी। अभी भी बताया अमलेंदु जी ने कि कैसे चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है। इन्हीं नियमों का सवाल उठाया था अलंद की, जब वहां पर सीटों का जिक्र किया था और वहां कैसे नाम लोगों के जोड़े गए और घटाए गए, ये चीजें, ये आरोप लगातार चल रहे हैं। तो अब उन पर एक अपने तरीके में बदलाव करता दिखाई पड़ रहा है। और अब जो खबर आ रही है कि एसआईआर भी अब उस तरीके से, मनमाने तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से बिहार में एसआईआर करा दी गई, और उस पर अभी तक अड़ा हुआ है चुनाव आयोग कि हम ऐसे ही कराएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती दिखाई पड़ रही है और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तब फिर उसमें क्या होता है और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, ये भी समझने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन दिख रहा है कि चौतरफा घिरा हुआ चुनाव आयोग, उसको अब समझ में आ गया है कि इतने मनमाने तरीके से काम करने की उसको छूट नहीं मिली हुई है संविधान में, कितने भी नियम बदल दिए गए हों, और न ही जब वो फंसेगा तो कोई बचाने वाला आएगा।
हाँ बिल्कुल समीर जी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, चूंकि ये एक तो राहुल गांधी ने जो ये कहा कि अब चुनाव आयोग से ही हमको खबर मिल रही है, अब वहां भी हमारे लोग हैं, तो अब ज्ञानेश कुमार जी को लग रहा है कि बाकी 2 चुनाव आयुक्त जो हैं क्या वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, या कौन अधिकारी है चुनाव आयोग में जो सारी सूचना पहुंचा रहा है। तो अब ये हो सकता है कि अंदर भी वहां काफी कुछ चल रहा हो, चूंकि राहुल गांधी साफ कहा कि अंदर से हमको सूचनाएं मिल रही हैं। तो ये भी हो सकता है समीर जी, खतरा ये भी लग रहा हो कि पता नहीं अब राहुल गांधी की जो है वो अगला जाने क्या जो फोड़ ने, चूंकि वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आएगा, ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम लोग राहुल गांधी का भी ट्वीट देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने कल जो ट्वीट किया था ज्ञानेश कुमार जी को लेकर कि आपने भाई जो कहा था तो आपने इसको क्यों नहीं की, आप मतलब आप क्या करने जा रहे हैं, और ये देखिए क्या लिखा है उन्होंने। राहुल गांधी का ये जो ट्वीट है, और लिख रहे हैं कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। यानी वही खबर वही है जो जिसमें जिस तरीके से अपने नियमों में बदलाव किए हैं, तो बुरी तरीके से अब चुनाव आयोग घिरा हुआ है ही, लेकिन अब वो उन आरोपों को भी एक तरीके से स्वीकार करता दिखाई पड़ रहा है जो विपक्ष ने लगाए हैं, और गलती सुधारने के, डैमेज कंट्रोल की कोशिश में भी दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग को एक बार फिर घेरा है कि देश के लोकतंत्र को बचाने की उस पर जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, और इससे जो है वो लोकतंत्र खतरे में दिखाई पड़ रहा है। सुनते हैं क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन चुनाव आयोग अब ये दिख रहा है कि कोशिशों में लगा है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि सख्ती उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिखाई पड़ रही है। हमने हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्ती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पिछली सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया कि बिहार के मामले में अगर एक भी गड़बड़ हुई और हमें लगा कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम पूरी की पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर देंगे, ये हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये बताया कि हम इसको रद्द कर देंगे, और बिहार के मामले में जो फैसला होगा वो बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, वो फैसला पूरे देश में लागू होगा। तो अब चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश में हम ऐसा ही लागू करेंगे। इधर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया, वो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के अंदाज में हलफनामा दिया कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, आप इसमें दखल मत दीजिए। इसको लेकर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है शायद कुछ उसकी जागी है आत्मा सुप्रीम कोर्ट की भी, क्योंकि कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि भाई ये चुनाव आयोग लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है। और समीर जी, अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है चुनाव आयोग, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी अवमानना के मामले में सजाएं हो सकती हैं। ये साफ तौर पे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को ही जेल भेज चुका है अवमानना के मामले में, जस्टिस कर्णन जा चुके हैं अवमानना के मामले में ही। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर अवमानना करेंगे और धमकी देकर हलफनामे के जरिए अपने, यानी अब धमकी भी दे रहे हो, हलफनामा देकर धमकी दे रहे हैं कि आप मत उसमें रहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट जिसको गंभीरता से ले सकता है। और ये पिछली सुनवाई पर कपिल सिब्बल ने कहा भी कि लगातार अवमानना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगली सुनवाई पर अवमानना का नोटिस भी चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को जारी हो जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कह रहे हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है और उस पर चिंता जता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। ये आया, पहले आया राम गया राम बोलते थे, ये पहले आया। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। ठीक 85 साल बाद रामगढ़ AICC सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर अंबेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के बाइट नहीं है।
तो ये इसको चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं और ये बड़ा एक मामला बनता चला जा रहा है कि किस तरीके से, और ये भी है अमलेंदु जी जो चुनाव आयोग अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें करता दिखाई पड़ रहा है, तो अब उसको सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिखाई पड़ रही है कि अब उसको सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत मिलती नहीं दिखाई पड़ रही है, और इधर वो आम जनता में तो घिराई हुआ है, राजनीतिक दल पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है, यहां तक कि एसआईआर को लेकर सरकार के सहयोगी दल भी सत्ते में थे। तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने मुलाकातें की और सीधे तौर पर कह दिया कि आंध्र प्रदेश में इतनी मनमानी से एसआईआर कराने की सोचे भी न। और भी राज्यों से आई, ओडिशा से भी वहां पर जो बीजू जनता दल के सांसदों ने, बीजू जनता दल के नेताओं ने मुलाकात की। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि हर तरफ से दबाव चुनाव आयोग पर बढ़ रहा है और चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंच चुकी है। तो अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है कि शायद इससे कुछ सही हो जाए। हाँ बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है समीर जी, और कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध जो है वो मालूम ना पड़ने पाए। हाँ। क्योंकि जनता लगातार सवाल कर रही है, और आपको समीर जी याद होगा हम लोग उसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अमित शाह जब पहुंचे बिहार और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ही पूछा कि राहुल गांधी यहाँ क्यों आए थे, राहुल बाबा यहाँ क्यों आए थे, तो उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ आए थे। तो यानी वोट चोरी एक बड़ा मसला पूरे देश भर में पहुंच चुका है और बीजेपी का कार्यकर्ता भी समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, चूंकि अमित शाह के सामने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ आए थे। और अभी एक हाइड्रोजन बम वाली बात अभी रही गई है, उस दिन आनंद वाली जो बात उन्होंने उसका खुलासा किया तो कहा ये हाइड्रोजन बम अभी नहीं है, अभी वो आने वाला है। हाँ, तो उसको अब चुनाव आयोग को लग रहा है कि एक के बाद एक जो बम फूट रहे हैं और इसका जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो फिर लोगों तक जा रहा है। हाँ, तो अब ये एक जो है वो सतर्कता बरती जा रही है चुनाव की तरफ से, बंकर तलाशे जा रहे हैं कि जब हाइड्रोजन बम फंसे तो किन बंकरों में छुपा जाए समीर जी, ये आप समझ सकते हैं। तो हाइड्रोजन बम से छुपने की जगह तलाशी जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, और ये साबित करने की एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है और वो वोट चोरी में बीजेपी के साथ शामिल नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी के आरोप हैं और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तो सफाई बाद में आती है, बीजेपी पहले मैदान में कूद जाती है और बीजेपी अब खुद जो आरोप लगाने लग जाती है। अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो सीधे सीधे चुनाव आयोग के ऊपर ही सवाल एकदम से उठा दिए गए। तो अब ये देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग बचने के रास्ते तलाश रहा है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा था राहुल गांधी ने, और यह भी कहा था कि केवल ये 1-2 सीटों का मामला नहीं है, अभी इस तरह की कई सीटें हैं जहां वोट चोरी के सीधे सीधे उदाहरण और उसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन बम आना अभी बाकी है। हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। तो ये बिहार के युवा ने रोक दिया है। वास्तव में एसआईआर का मामला जिस तरीके से वो आम आदमी उससे जुड़ता चला गया, उसको लेकर इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से कैंपेन चलाया और यहां सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, कई नागरिक समाज के लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी याचिकाएं दायर की। ये पूरा का पूरा मामला इससे ये साबित हो गया कि चुनाव आयोग पर जो आरोप है वो यूं ही नहीं है, उनके पीछे एक जो गंभीर तमाम तथ्य है, बहुत सारे प्रमाण हैं और चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी दोनों की साठ गांठ के आरोप भी बार बार साबित हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा साबित हुआ हो। तो यह दिखाई पड़ रहा है। और अब जिस तरीके से चुनाव आयोग डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है, तो यह दिख रहा है कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं उन चीजों को स्वीकार कर रहा है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको हम सुधार रहे हैं। जैसे कहा, आनंद में ही कहा कि हम कुछ शिकायतें थी जिन पर हमने कार्रवाई की, और लेकिन यह है कि आपने इतने जो और मामले थे उनके जवाब सीआईडी को क्यों नहीं दिए। वही राहुल गांधी ने फिर पूछा है कि आप इनके सीआईडी के सवालों के जवाब कब दे रहे हैं और दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, यही सवाल पूछा है कि भाई आपने जब ये स्वीकार कर लिया, जब हमने शिकायत की तो आपको अब ताला लगाना याद आया कि आपने ताला लगा दिया। तो अब ताला लगा दिया तो जब आपने स्वीकार कर ही लिया कि वोट चोरी हो रही है, तो वोट चोरों को आप कब जो है पकड़ेंगे और सीबीआईडी को सबूत आप देंगे कि नहीं देंगे, कब दे रहे हैं ये बताइए। तो सीधी सीधी जो एक मांग थी राहुल गांधी की, वो चुनाव आयोग ने दबाव में स्वीकार की। और ज्ञानेश कुमार जी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो राहुल गांधी के सामने पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो मेज ठोक कर कह रहे थे कि या तो हलफनामा देना होगा या राष्ट्र से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। तो अब तीसरा विकल्प ज्ञानेश कुमार जी के सामने नहीं है। राष्ट्र से माफी भी मांगी जा रही है एक तरीके से, और जो मांग की जा रही थी ज्ञानेश कुमार जी से, वो मांगियां पूरी की जा रही है। तो अब सवाल यही है कि जो वो आखिरी मांग जो है कि वोट चोरों को पकड़ो, तो वोट चोरों को कब पकड़ा जाएगा जिन्होंने वोट चोरी की है, और ये सबूत सीआईडी को दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, ये सवाल। जी बिल्कुल, ये सवाल है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का वो ट्वीट फिर से देखते हैं जिसमें कहा गया है कि कैसे अब उन आरोपों को स्वीकार करता हुआ चुनाव आयोग दिख भी रहा है और उनको सही करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन एक दो सवाल नहीं है, अभी भी चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव से संबंधित हो, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से संबंधित हो, कई सारे सवाल लगातार यहां बने हुए हैं। और इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो लिखा है उस खबर को टैग करते हुए तो कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने 18 सितंबर को खुलासा किया कि कैसे साजिशन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। तो वोट चोरी के इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग सख्ते में आ गया और एक हफ्ते के अंदर वोट डिलीट करने के नियम बदल दिए। अब ऑनलाइन वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवाने के लिए ई वेरिफिकेशन जरूरी हो गया। तो ये, लेकिन आखिर में लिखते हैं कि लेकिन चुनाव आयोग याद रखे, जनता वोट चोरी का खेल समझ चुकी है, अब लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चलने वाली नहीं है। तो ये आप एक दो डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीजें लोगों को पता हो गई हैं, पता चल रही हैं, समझ में आ रही हैं कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये समीर जी, जनता को ये बातें समझ में आ रही है कि अब आप ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। चूंकि अब समझ में आने लगा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए और उनकी सत्यता अब सामने आने जा रही है, वो सिर्फ आरोप नहीं थे। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा भी कि हम जब तक हमारे पास 100% पुख्ता सबूत नहीं होंगे तब तक हम जो है वो सामने लेकर नहीं आएंगे। और ये कहा राहुल गांधी की जब आता हूं तो मैं 100% सबूतों के साथ ही आता हूं। तो अलंद सीट की जो लेकर आए तो वो 100% सबूतों के साथ लेकर आए, उन्होंने सबूत पेश किए। यहां तक कि जिन लोगों के नाम काटे गए, जिनके मोबाइल नंबर से काटे गए, उनको लाकर पेश कर दिया कि भाई ये सामने खड़े, आप देखिए ये आपस में क्या बात करते हैं। दोनों में से किसी को नहीं पता, जिसने कटवाया और जिसके कटे, दोनों को नहीं पता कि भाई मेरा काटा गया और किस तरीके से। अच्छा, और वो चूंकि जो एक बीएलओ जो था उसके ही रिश्तेदार का वोट कट गए, और उसने जब मालूम किया कि जिसने कटवाया नाम उसको खुद नहीं मालूम, अब वो तो महिला कह रही है कि मैं तो वही कर ही नहीं सकती, मैं जानती नहीं है क्या होता है। तो किस तरीके से किया गया इस्तेमाल। तो ये अच्छा, सुबह 4 बजे उठ के कौन वोट डिलीट कर रहा है। तो ये चीज जब सब सारी पकड़ में आ गई तब उसके बाद समझ में आया कि मामला गंभीर है और राहुल गांधी के पास सबूत पूरे हैं। और राहुल गांधी ने फिर उस पर जो ये कह दिया कि हमारे पास अंदर से ही अब सूचनाएं आती है, तो अब चुनाव आयोग को शायद लगता है कि अंदर से ही सूचना बाहर पहुंच रही है। और समझिए हर संस्था के अंदर होता है कि घर का भेदी जो लंका ढाता है एक तरीके से, तो वो घर के भेदी वहां भी पहुंच चुके होंगे। चूंकि ईडी वाला एक मसला हुआ था जब राहुल गांधी वायनाड गए हुए थे, और वहां से उन्होंने रात को 2 बजे था वो ट्वीट किया 1:50 पे कि मुझे जो है ईडी के सोर्सेस से खबर मिली है कि मुझको इंटरोगेट किया सकता है। और उसके बाद फिर एकदम से जो हड़कंप जो था वो मच गया कि ये सूचनाएं जो है बाहर पहुंचने लगी हैं। तो सूचनाएं तो इसका मतलब राहुल गांधी के पास पहुंची, और राहुल गांधी बार बार कहते भी हैं कि सरकार आपकी, सिस्टम हमारा। तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम उनका होगा तो ये सूचनाएं मिलती हैं। तो हो सकता है कोई व्यक्ति अंदर से ही सारी सूचनाएं दे रहा हो। तो ये एक गंभीर मसला चुनाव आयोग के गले में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, गले में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसकी शुरुआत तो वोट चोरी को लेकर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एसआईआर बिहार में चुनाव से ठीक पहले कर जो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की चुनाव आयोग ने कोशिश की, मनमाने तरीके से अपनी शर्तों पर, उसको लेकर वो अब जबरदस्त फंस गया है। और बिहार चुनाव में भी उसकी घोषणा में भी इसीलिए देरी हो रही है। हालांकि अब ये खबरें आ रही हैं कि 8 तारीख तक चुनाव आयोग बिहार का दौरा कर सकता है और शायद 8 तारीख के आसपास यानी 8 अक्टूबर के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो इस पर रहेंगी खबरें। बिहार चुनाव की भी
बिहार की राजनीति की भी बात करते हैं, किस तरह से वहां एनडीए गठबंधन वहां आपस में एक तरीके से उलझा हुआ है, वहां उथल पुथल है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही पार्टियों में नेताओं के बगावती तेवर साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ताजा तरीन खबर है कि अब नीतीश कुमार की सभाओं में उनके सामने ही उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन इससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है, वो ये है, उसको भी देख लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया है। क्यों मांगा है इस्तीफा, वो भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ट्वीट उन्होंने किया है, देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। सीधे लिखा है उन्होंने कि अमित शाह मस्ट रिजाइन बिकॉज ही फेल्ड टू मेंटेन पीस इन लद्दाख इफ नॉट लैक्ड एबिलिटी टू डू गुड ड्यूटी। लद्दाख में जो कुछ भी हुआ है सीधे तौर पर वो जिम्मेदार है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि कई मुद्दों पर उनसे इस्तीफा मांगा गया है, सुब्रमण्यम स्वामी भी मांग चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा इतना आसान नहीं है। उस पार्टी में जो कहती है कि यहां इस्तीफे नहीं होते। हाँ, राजनाथ सिंह जी पहले कह चुके हैं कि ये यूपीए नहीं है, एनडीए है और यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो पहलगाम के मसले पर जब इस्तीफा नहीं हुआ तो लद्दाख के मसले पर इस्तीफा कैसे हो जाएगा? तो ये तो सोचने वाली बात है। तो भाई पहलगाम में भी तो फेलियर जो था वो अमित शाह का ही था और नरेंद्र मोदी का था। तो यहाँ लद्दाख में भी जो है फेलियर जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का ही है। तो इसलिए इस्तीफे की मांग करना मुझे लगता है कि नासमझी है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस्तीफा होगा ही नहीं। तो जब जो चीज होनी ही नहीं है तो आप काहे को मांग करते हैं? इस्तीफा एक ही शर्त पे हो सकता है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू जो समर्थन वापस ले लें, तो अपने आप इस्तीफा हो जाएगा। उसी तो पूरी सरकार ही क्या हो हाँ, जाएगा? पूरी सरकार का ही हो जाएगा। तो उसी परिस्थिति में हो सकता है, वरना कोई इस्तीफे के चांसेस किसी भी तरीके से दिखाई नहीं पड़ते। तो ये नहीं मानना चाहिए। लेकिन कल जिस तरीके से समीर जी गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति जारी की और गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर सोनम वांगचुक जो है उनको इसके लिए दोषी ठहरा दिया कि वहां जो कुछ हो रहा है उसको लेकर जो था वो दोषी ठहराया गया कि सोनम वांगचुक जो है वो इस अनरेस्ट के लिए वहां पर जिम्मेदार हैं। जबकि सोनम वांगचुक ने तुरंत अपना जो था अनशन, हाँ, अनशन को वापस लिया और अनशन वापस लेते समय उन्होंने ये कहा कि भाई इसके लिए हमने ये अपना अनशन शुरू नहीं किया था और जो भी लोग ये कर रहे हैं, मतलब जो हिंसा को कर रहे हैं, तो उनके साथ मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो अब नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हम ये इस्तीफा लेते हैं। ये सरकार की जीत है एक तरीके से कि वो हमारे आंदोलन में हिंसा पहुंचाने में कामयाब रही। लेकिन गृह मंत्रालय ने समीर जो कल विज्ञप्ति जारी की उसमें देखिए सीधे सीधे जो सीधे लिखा हुआ है, जो एक लंबी चौड़ी 10 पॉइंट्स की विज्ञप्ति जारी की है गृह मंत्रालय ने, और उसका शुरुआत ही इससे है कि श्री सोनम वांगचुक द्वारा 10 सितंबर 2025 को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई थी। यह सर्वविदित है कि भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति और उप समितियों के औपचारिक माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ कई बैठकें हुई। इस तंत्र के माध्यम से संवाद की प्रतिक्रिया हुई। लेकिन जो आगे लिखते हैं कि जिन मांगों को लेकर श्री वांगचुक भूख हड़ताल पर थे वे हाई पावर्ड कमेटी में चर्चा का भी नंग है। कई नेताओं के द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों यानी जो मध्य पूर्व में हुए थे 10-12 साल पहले और नेपाल में जेन जी के विरोध में प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और तो इसके लिए और उन्होंने कह रहे हैं कि वो उन्होंने अपने भाषणों में लोगों को उकसाया, हालांकि अब उसका उल्लेख किया जा रहा था। लेकिन सोनम वांगचुक को लेकर अमलेंदु जी ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। कुछ जगहों पर ये खबरें आ रही हैं कि जो हाई पावर्ड कमेटी की बैठकें 8 अक्टूबर को जो तय की गई थी, मई से लेकर अब तक कोई बैठक नहीं हुई है, कोई बैठक हुई नहीं है और 8 तारीख की बैठक को और पहले कहा जा रहा था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लेह एपेक्स बॉडी है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेह एपेक्स बॉडी पर यह दबाव डाला जा रहा था कि इस बैठक में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सोनम वांगचुक ना आए, क्योंकि सोनम वांगचुक से सहज नहीं है सरकार। बार बार उन्होंने ये कहा है कि कैसे चीन जो है अतिक्रमण कर रहा है भारतीय सेनाओं का और हमारी सरकार खामोश बैठी है। उन्होंने यहां तक मार्च भी किया था। इस
वहां पर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के लिए कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं, यानी जो वहां विरोध है उसकी एक तरह से आवाज बने हुए हैं। तो वहां भी दो फाड़ करने की कोशिश में सरकार लगी हुई थी, ये सीधे सीधे कहा जा रहा है। और लेकिन जो वहां पर हिंसा कल अचानक होती है इतने शांत क्षेत्र में, उसके लिए सीधे सीधे सोनम वांगचुक को बिल्कुल इस प्रेस विज्ञप्ति में दोषी ठहराया गया है। हाँ, बिल्कुल सीधे सीधे उनको दोषी ठहराया गया। और जो विज्ञप्ति है समीर जी, और उसमें 8वें नंबर पे जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि यह स्पष्ट है कि श्री सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। संयोगवश इस घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। तो भाई स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो क्या वहां के मुख्यमंत्री है, कि वहां के गवर्नर है, कि वहां के डीजीपी है, क्या है जो सोनम वांगचुक करेंगे? सरकार आपकी है, वहां आपकी सरकार क्या कर रही है? और ऐसा क्यों है समीर जी कि जब भाजपा के नेता कविंदर गुप्ता वहां के एलजी बनकर पहुंचते हैं, उसके बाद अचानक वहां जो स्थितियां खराब हो जाती हैं। और वहां पहुंचने से पहले कविंदर गुप्ता क्या क्या बयान दे रहे थे एलजी साहब जो थे, तो उसका इसमें क्या रोल है? तो अगर चर्चा होगी तो सारे पक्षों की लेकर चर्चा होगी ना। तो ये एक तरफा, हालांकि गृह मंत्रालय का अपना अधिकार है किसी को भी कुछ ठहरा दे, तो ये उनकी तरफ से विज्ञप्ति आ गई है। लेकिन एक जो निवेदन किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, वो मुझे लगता है कि उचित है सबसे आखिर में। और वो कहा गया है कि यह भी अनुरोध है कि लोग पुराने और भड़काऊ वीडियो मीडिया सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें। ये ठीक है, ये ठीक है कि स्थिति को नियंत्रित किया जाए, लेकिन आपकी सरकार फेल हो रही है, गृह मंत्री फेल हो रहा है, आपका एलजी फेल हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? ये जिम्मेदारी तो बनती है। तो आपके ही नेता जो है, अमित शाह से बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और वो जो है वो त्यागपत्र अमित शाह जी का मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, वो ट्वीट उनका देख लेते हैं स्क्रीन पर भी, हम चाहेंगे कि देखें। वो उन्होंने सोनम वांगचुक के ट्वीट को ही रीट्वीट करते हुए लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोनम वांगचुक ने कल की घटनाओं का, जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई, उनका जिक्र किया है, और इसी आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का। तो लद्दाख के मामले में, लेह में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए, इतना शांत इलाका वहां पर, और वहां इस तरह से हिंसा की घटनाएं हुई, बहुत ही ज्यादा, कई लोगों की, 4 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए दर्जनों की संख्या में, और काफी कुछ वहां पर हिंसाजनक खबरें आई हैं। कर्फ्यू अब पूरे इलाके में लगा दिया गया है, और मांग हो रही थी वहां पर कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जब 2019 में धारा 370 को खत्म किया गया तो वहां यह आश्वासन दिया गया था कि स्थितियां शांत होने पर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को भी और उसको भी। जम्मू कश्मीर में तो राज्य भले ही वहां पर यूनियन टेरिटरी ही बनी, लेकिन वहां चुनाव हुए। लद्दाख में बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार पूरी तरह से खामोश है, जबकि वहां से लगातार इसकी मांगें आ रही थी। हाँ, बिल्कुल लगातार इसकी मांगें आ रही थी, और ये मांग की जा रही थी कि बिल्कुल आप जो है वो जो वहाँ कर रहे हैं, तो आप वहाँ स्थिति को नियंत्रित कीजिए। और वहाँ जो लोगों के बीच अनरेस्ट हो रहा है, जो उनके बीच भावनाएं हो रही हैं, भाई देखिए, कल उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि भाई वहाँ जो लेह लद्दाख में हो रहा है, तो समझिए कि इस तरीके की चीज़ें कश्मीर में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम करते तो हम जाने क्या क्या आरोप लगा दिए जाते। तो अच्छा, अब किया क्यों अलग था? क्योंकि बीजेपी को लगता था कि लेह और लद्दाख को अलग करके अपना सांप्रदायिक एजेंडा लागू कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके का आंदोलन लेह और लद्दाख में हो रहा है, ऐसा तो कश्मीर में नहीं हुआ। जी, जबकि आपने तमाम जो थे रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो जम्मू कश्मीर पर लगाए, लेकिन इसका असर जम्मू पर हो सकता है, क्योंकि जम्मू के अंदर भी पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर काफी ज्यादा असंतोष देखा जा रहा है, और जम्मू में ही भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जीत कर आई है समीर जी। तो ये वहां उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। बहरहाल अब करना सरकार का अपना काम है, चिंता करती है नहीं करती हम लोग तो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, आगाह कर सकते हैं कि क्या चीजें हो रही है। सरकार आगाह हो या ना हो, ये मतलब उसको गंभीरता से ना ले, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये वहां चल रहा है, तो ये चीजें सब सामने आई नहीं। जी बिल्कुल, और इस कल की घटनाओं को, जो कुछ भी हुआ है लेह में, उसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्तीफा मांगा है गृह मंत्री अमित शाह का। और अब बात करते हैं बिहार की, किस तरीके से वहां राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने 20 साल के शासन के बाद इस समय जो अपनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके निशाने पर भी हैं, जनता के निशाने पर भी है, समर्थकों के निशाने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं साफ तौर पर। और यह भी कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर सबसे ज्यादा है।
अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के निशाने पर सबसे ज्यादा हैं। और समीर जी, कल नीतीश कुमार जो थे वो कैमूर में थे, कार्यक्रम में करने गए थे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया वैसे ही भीड़ से नारे थे नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगना शुरू हो गए। वो विजुअल हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारा वीडियो नहीं है वो, तो इसलिए हम उसे दिखा नहीं सकते, लेकिन वो जो खबर है वो ये है कि वहाँ जोर से नारे लगना शुरू हो गए और नीतीश कुमार जो थे वो बिना कोई संबोधन किए बस सब ठीक है करके और वापस आ गए। तो ये वहाँ जोरदार तरीके से लगे। अब चर्चा ये है कि भाई ये नीतीश कुमार के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश क्यों हो रहा है, भाई नीतीश कुमार के ही खिलाफ आक्रोश क्यों हो रहा है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी आक्रोश होना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं तो वो बीजेपी के मंत्री भी दौड़ाए जा रहे हैं, नीतीश जी के भी मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं, दोनों के मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब समझिए जी कि रोष जो है वो बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के खिलाफ है और इस गठबंधन के खिलाफ जो है जनता में रोष देखने को मिल रहा है। और इस स्थिति तक आज पहुंचा है कि यहाँ जिस तरीके से अब नीतीश कुमार के मुर्दाबाद के नारे उनके कार्यक्रम में लगने लगे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन कल मल्लिकार्जुन खड़गे जब थे समीर जी बिहार में, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में जब नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के पास गए हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो देश में गरीबों, पिछड़ों और दलितों का जीवन तबाह होगा। जो लोग समाज के नाम पर एक विचारधारा लिए चलते थे आज वही जो है वो बीजेपी की झोली में जा गिरे हैं। ये नीतीश कुमार ने कल कहा, हम लोग सुन लीजिए। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो सीधा हमला था नीतीश कुमार के ऊपर, वो सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर नहीं बल्कि नीतीश कुमार किस तरीके से बीजेपी से मिल गए हैं और जिसे वो अपनी विचारधारा बताते थे उस विचारधारा का परित्याग नीतीश कुमार ने कर दिया है, ये लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला है। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा है नीतीश कुमार को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन अब विपक्ष के निशाने पर तो खैर हैं ही नीतीश कुमार, अब जिस तरह से अपने समर्थकों के भी निशाने पर आ गए हैं वो उनके लिए बहुत ही एक कह लीजिए कि अप्रिय स्थिति बनती जा रही है। और उनके सामने ही नारे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उनके सामने ही अगर लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के अपने समर्थक हैं, या फिर हो सकता है कि वो एनडीए के दूसरी पार्टियों के समर्थक हो लेकिन है तो उनके ही अपने समर्थक। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कहा है उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर। ये जो अब है सरकार, ये पहले आया राम गया राम बोलते थे, ये पहले आया राम गया राम हरियाणा में शुरू हुआ, अब यहाँ पर जो है बिहार में भी आया नीतीश गया नीतीश ये शुरू हो गया। तो इसीलिए अब एक बार गया तो उसको जाने दो, अगर कभी गलती से फिर तेजस्वी के पास आकर राहुल जी के पास आकर पूछने लगा तो कम से कम लोगों के हित में तो मत ले लो उनको, जनता के हित में, क्योंकि वो जब बीजेपी के पास जब गए इसका मतलब है इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं और गरीबों को, आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित है, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। इनको कोई हक पहले भी नहीं था, महिलाओं को भी हक नहीं था, दलितों को नहीं था, अछूतों का तो छोड़िए नहीं था, लेकिन जो लोग समाज के नाम से, जो लोग अपनी आइडियोलॉजी लेकर बहुत बातें करते थे और सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों को लेके बात करते थे, वही लोग जाकर आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। तो इसीलिए आपको ताकत से लड़ना है, आपके हकूक के लिए हम आपके साथ हैं। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद। तो ये नीतीश कुमार पर सीधा हमला कि अपनी विचारधारा से ही वो बहुत पीछे चले गए हैं, विचारधारा को उन्होंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। राहुल गांधी ने भी बिहार में, पटना में तमाम तरीके से नीतीश कुमार को घेरा और ये कहा कि पिछड़ों का वोट तो लेते रहे लेकिन पिछड़ों के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। ये आरोप, बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी को, उनको भी सुनेंगे, लेकिन इस समय नीतीश कुमार, अमलेंदु जी, ऐसा लग रहा है कि वो भी चुनाव आयोग की तरह चौतरफा घिर गए हैं।
बीजेपी की तरफ से भी घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं भी उनको बीजेपी साथ नहीं दे रही है और बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि सरकार की जितनी एंटी इनकम्बेंसी है वो सारा का सारा नीतीश कुमार के ऊपर ही जाए। हाँ, बीजेपी को लगता ही है कि नीतीश कुमार के जिम्मे अगर सारी एंटी इनकम्बेंसी डाल दी जाएगी तो हम अपना काम ठीक कर लेंगे और कहेंगे नीतीश कुमार की वजह से जो है काम खराब हुआ और हारेंगे तो नीतीश कुमार की वजह से हारे, हमारा तो काम ठीक ठाक था। दूसरी चालाकी ये भी हो सकती है कि आखिर तक नीतीश कुमार को उलझाए रखो, नीतीश कुमार के जिम्मे जो है सारी एंटी इनकम्बेंसी कर दो और लगे कि अब अकेले लड़ा जा सकता है तो अकेले लो। हालांकि चिराग पासवान तो जो है वो चुनौती दे रहे हैं एक तरीके से कि हिम्मत तो अकेले लड़के देख लो। अब पता नहीं कांग्रेस को दे रहे हैं कि बीजेपी को दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन चिराग पासवान दे रहे हैं चुनौती की कि हिम्मत है तो लड़के देख लो, या नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। तो जिसको भी दे रहे हो भाई उनका मसला है किसको दे रहे हैं, लेकिन जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी कल समीर जी जिस तरीके से घेरा है नीतीश कुमार को, वो भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है लेकिन उन्हें अति पिछड़ा समाज को न्याय दिलाने के लिए फैसले नहीं लिए। ये सीधा सीधा आरोप राहुल गांधी ने लगाया और यह वायदा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसको हम लागू करेंगे। तो सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा नीतीश कुमार को लेकर कि कैसे वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ों का वोट ले रहे हैं लेकिन पिछड़ों के लिए कर कुछ नहीं रहे। यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये आपके लिए बिल्कुल, ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। मैं आपको खारगे जी, यशवी जी, सानी जी, बाकी जो स्टेज पे लीडर्स हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि 20 साल से वोट तो ले रहे हैं नीतीश कुमार लेकिन पिछड़ों के लिए कर कुछ नहीं रहे हैं। आखिर जो वहां पर संकल्प पत्र कांग्रेस का पार्टी का है उनमें से वो सारे काम उन्होंने क्यों नहीं किए अब तक पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए? हाँ, ये सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं और मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब आने भी चाहिए कि अगर नीतीश जी ने कुछ काम किए हैं, बीजेपी की सरकार ने कुछ काम किए। सबसे बड़ा सवाल तो समीर जी जो पूछा गया वो सवाल यही पूछा गया कि भाई जो 65% का जातिगत सर्वे के बाद जो था लाया गया आरक्षण का लेकर, उसको कानूनी क्यों नहीं मिल पा रही, संरक्षण नहीं मिल पा रहा। मोदी जी जबकि सरकार में है, नीतीश कुमार मिलकर सरकार चला रहे हैं और मोदी जी की सरकार नीतीश कुमार के दम पर चल रही है, तो आखिर ये संरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा? ये लगातार सवाल जो थे पूछे जा रहे थे। नीतीश कुमार को इस पर भी सफाई देनी पड़ेगी और नीतीश कुमार इस पे बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर समीर जी देखा जा सकता है, लेकिन ये मसले बहुत सारे हैं और अब इस पर कोई जवाब आता है कि नहीं आता है नीतीश कुमार का, ये देखा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार घिरे हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और बिहार में अब आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या कुछ होता है नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ? बीजेपी और नीतीश की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड घिरे दोनों ही है। दोनों ही पार्टियों में अब भ्रष्टाचार को लेकर, आपराधिक मामलों के लेकर उन्हीं की पार्टियों के नेता सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाने के बाद अब तक ये नहीं हुआ है, ना तो जिन पर सवाल उठाए गए उनको लेकर कोई केंद्रीय स्तर पर पार्टी का, बड़े स्तर पर किसी नेता का कोई बयान आया और न ही जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं उनके खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं ऐसा आया है। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में भी राजनीति गर्म होती दिखाई पड़ रही है। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता, उनके जेल से बाहर आने के बाद और समाजवादी पार्टी के जो दफ्तर के बाहर कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। यह कहा जा रहा है कि अभी तक ये चर्चाएं चल रही थी, हालांकि आजम खान उन चर्चाओं को खारिज कर चुके
हैं कि वो किसी दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी अचानक बढ़ी है यूपी में। अमलेंदु जी, वैसे तो यूपी में तो राजनीतिक सरगर्मी रहती ही है, किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता ही है, लेकिन आजम खान की रिहाई और राजनीति एक बार फिर उसमें तेजी आई। हाँ बिल्कुल, इसमें तेजी आई है और ये साफ तौर पर ये एक तो आजम खान को लेकर जो हमारा तथाकथित मीडिया कहा जाता है वो समझा जा सकता है कि मतलब ये खबरें चला रहा था कि आजम खान बीएसपी में शामिल हो जाएंगे और अखिलेश से नाराज हैं। जी हाँ। और खूब चलाया दो दिन तक। तो ये भी चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की मदद से वो जेल से छूटे हैं और कुछ ऐसी भी खबरें तो लोग अपना जो मन में आता है वही चला देते हैं। हाँ, तो लेकिन इस पर आजम खान ने जो एक चैनल को जवाब दिया वो बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं कि मैं मतलब समाजवादी पार्टी छोड़ दूंगा और कहीं बीएसपी में चला जाऊंगा। मतलब जिस व्यक्ति की पूरी जिंदगी जो है मायावती जी को कोसते हुए गुजरी है तो वो चले जाएंगे उनके साथ, मायावती जी के साथ। तो ये कैसे? वो भी उनकी पार्टी का ही अब वही नहीं है कि ये खुद ही बीजेपी आखिरी दिन गिन रही है। हाँ, आखिरी दिन गिन रही है, खुद ही बीजेपी के लिए जो है काम करती रहती है, आरोप लगते रहते हैं। अब करती नहीं करती वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन ये आरोप लगते रहते हैं। ये पोस्टर हम लोग के साइड में चल रहा है समीर जी, जो बाहर लगा हुआ है। हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है, गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। तो अब हवाएं जो कह रही है समीर जी, उसको गौर से सुना जाए कि हवाओं में चर्चाएं अब क्या क्या चल रही हैं। तो हवाएं जिस तरह बह रही हैं, सरकार भी देख रही है हवाएं किस तरह की बह रही हैं, चुनाव आयोग भी देख रहा है किस तरह की हवाएं बह रही हैं, और देखा जा रहा है कि सरकार भी बैकफुट पर कई मसलों पर दिखाई पड़ती है और चुनाव आयोग भी कई मसलों पर बैकफुट पर दिखाई पड़ता है। आजम खां के आने के बाद ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो भी उसमें बदलाव देखा जा रहा है और देश की राजनीति को भी काफी कुछ प्रभावित कर रही है। और अमलेंदु जी, एक और चीज है कि ये राजनीतिक चर्चाएं अब तमाम कई बयानों के आधार पर ये तय होती है कि इन बयानों के पीछे कारण क्या होंगे। बिहार में जिस तरीके से वहां के मंत्रियों को लेकर प्रशांत किशोर का जो आरोप था और बहुत ही मुखरता के साथ आर.के. सिंह जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि उन लोगों को जवाब देना चाहिए और अगर ये पार्टी के लिए अनुशासनहीनता है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान आया कि वो आगे भी अगले 10-20 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे, तो उसको भी एक तंज के रूप में देखा जा रहा है। और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका विरोधी माना ही जा रहा है। कई समीकरण यहां भी एक जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसकी चर्चा भी कई अखबारों में और मीडिया में हो रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और आजम खां को लेकर एक तरीके से देखा जाए तो काफी राजनीति में जो है उथल पुथल उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से मची हुई है। और आजम खां का असल में बोलने की एक शैली है समीर जी, और वो जिस शैली में बोलते हैं तो उस शैली से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि आजम खां शायद जो है वो नाराज होकर कहीं जा रहे हैं। लेकिन आजम खां जिस शैली में बात करते हैं वो सवाल पूछने वाले पे ही तगड़ा कटाक्ष करते हैं, ये उनकी अपनी एक शैली है। तो आजम खां जब जेल से बाहर निकले तो उनसे जैसे पूछा गया कि भाई आपको आप बड़े नेता, उनका नहीं, बड़ा नहीं हूं मैं तो खादिम हूं पार्टी का, तो बड़ा नेता होता तो मुझको बड़े लोग रिसीव करने के लिए आते। अब इसी को लेकर हवा चल पड़ी क्या वो अखिलेश यादव से नाराज है, अखिलेश यादव से नाराज है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तो जो है मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, जितने उनको प्रिय हैं उतनी मुझको प्रिय, उनकी सरकार बननी चाहिए। अब इतना तक कह दिया आजम खान ने, अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे भाई, इससे ज्यादा क्या कहेंगे आजम खान। तो ये जिस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश की, और राजनीति में अफवाहें समीर जी बहुत कुछ फैला करती है, मीडिया के जरिए भी बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो वो एक अफवाह थी, उस अफवाह पर रोक लगी। लेकिन एक बड़ी खबर समीर जी ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो चूंकि चुनाव हार गए और उनकी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, वो खुद भी चुनाव हार गए, तो दिल्ली में उनको बंगला था वो नहीं मिल पा रहा था। उनका जो बंगला हवा महल था उसको जो है वो शीश महल हवा महल निकलता है मुझसे, वो शीश महल जो था वो उसमें वो उनको नहीं मिल पा रहा है। वैसे शीश महल कोई आधिकारिक नाम नहीं है, ये बीजेपी के नेताओं ने उसका नाम रख दिया था, इसलिए ये स्पष्ट करना भी जरूरी है। बीजेपी के नेताओं ने उसका नाम रख दिया था, तो इसीलिए अब वो रेखा गुप्ता जी शायद हवा महल में रह रही है, पता नहीं क्या है, जो मतलब हवा महल सब बताए जा रहे हैं। लेकिन अब उनको चूंकि नहीं मिल पा रहा था बंगला, तो अब दिल्ली सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो अरविंद केजरीवाल को उचित सरकारी आवास आवंटित
कर देगी। ये एक बड़ी खबर इस समय है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास एक उपलब्ध करा देगी। हालांकि ये जब बात चल रही थी दिल्ली हाईकोर्ट में, ये मामला चल रहा था, अमलेंदु जी बहुत ही एक रोचक तर्क रखा उन्होंने मजाक में सॉलिसिटर जनरल ने। हम अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले ट्विटर पर, उन्होंने कहा कि जब आम आदमी है तो उनको इससे क्या मतलब है कि टाइप 7 का बंगला मिले या टाइप 8 का मिले, और आम आदमी तो कहीं भी रह लेता है। इस तरह की बातें आई, लेकिन वो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और ये उनका अगर जो है संवैधानिक अधिकार है, जो चीजें निर्धारित है, जो नियम है वो उन पर भी लागू होते हैं, तो उस तरह से उनको मिलना चाहिए। ये तो समझिए ये भी कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी पूरे देश को परिवारजन मानते हैं, तो दिल्ली किसी झुग्गी झोपड़ी में जाकर रह सकते हैं। झुग्गी झोपड़ी में बहुत लोग रहते हैं, तो नरेंद्र मोदी झुग्गी झोपड़ी में जाकर रह सकते हैं। तो ये तो जो कटाक्ष करना है, मतलब सॉलिसिटर जनरल जो है वो भी एक तरह से कहा जाए भाजपा के प्रवक्ता बनकर अदालतों में तर्क रखना है। तो इस तरीके के जो है बचना चाहिए, क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी जो है, आप सरकार की तरफ से आप सॉलिसिटर जनरल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ी ना है। तो आप सरकार की तरफ से अपने तर्क रखिए, तो सरकार का जो काम है वो सरकार को करना चाहिए। उनकी हक बनता है पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो अब तक आपने क्यों नहीं दिया, सवाल तो ये है। दिल्ली में चुनाव हुए तो काफी समय हो गया, तो अब तक क्यों नहीं दिया था? अब आप कह रहे हैं 10 दिन के अंदर दे देंगे। तो ये आवास आवंटन का मामला चूंकि ये केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के तहत आता है दिल्ली में, इसलिए उनके आवास की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। तो अब ये आश्वासन दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि उनको जल्दी ही ये व्यवस्था करा दी जाएगी। तो खैर, अब ये तो एक कानूनी मामला है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो इस समय जबरदस्त सरगर्मी बिहार में दिखाई पड़ रही है, और चुनाव आयोग बिहार चुनाव से भी ठीक पहले कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। विपक्ष जिन आरोपों को लगा रहा था और चुनाव आयोग जिनको खारिज कर रहा था, अब उन्हीं को सुधारने पर वो लगा है। अभी कल उसने नियम बदले हैं 2 दिन पहले कि कैसे वहां पर ऑनलाइन अगर किसी के नाम को डिलीट करने का एप्लीकेशन दिया जाता है तो वो जिस नंबर से दिया जाएगा वो आधार लिंक्ड होना चाहिए। और अब यह खबर आ रही है कि जब दूसरे राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में जब एसआईआर की प्रक्रिया लागू होगी तो वहां के राजनीतिक दलों से भी इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। यही चीज का सवाल उठ रहे थे कि जब आपने बिहार में एसआईआर का फैसला कर लिया तो क्या उस फैसले से पहले राजनीतिक दलों के साथ आपको विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं पड़ी? उस पर खामोश रहा चुनाव आयोग और सीधे उसने इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि उसको कोई जरूरत नहीं थी, उसने अपने मन कर लिया। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि अब वो विचार विमर्श करेगा जहां जहां भी एसआईआर की प्रक्रिया लागू होगी। तो ये दिखा रहा है कि कैसे चुनाव आयोग अपनी शैली में, कार्यशैली में तब्दीली कर रहा है, और यह तब्दीली इसलिए कर रहा है क्योंकि चारों हर तरफ वो कई मोर्चों पर घिरा हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक, और यहां तक कि संसद में भी बार बार चुनाव आयोग के मुद्दे पर चर्चा की मांग होती रही। पूरा का पूरा मानसून सत्र इसी में वहां पर कोई कामकाज नहीं हुआ इस पर कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर चर्चा कराई जाए, और सरकार के साथ मिले होने के जो आरोप लग रहे हैं उस पर बातें सामने आनी चाहिए। लेकिन अब चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल समीर जी, चुनाव आयोग डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगा हुआ है। और इस समय समीर जी संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं सभा जो है वो चल रही है। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था लेकिन वो नहीं गए, वहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर गए। और वहाँ फिलिस्तीन और इजराइल के मसले पर कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, जिसमें कनाडा भी शामिल है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, उसको मान्यता दे दी गई। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की चेयरपर्सन हैं पार्लियामेंट्री पार्टी की, उन्होंने आज एक लेख लिखा है द हिंदू अखबार में, और उन्होंने जो लेख लिखा है उसमें उन्होंने इस चुप्पी पर, जो सरकार की चुप्पी है उस पर लेकर उन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं और मोदी सरकार को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया है। और उन्होंने लिखा है अपने उस लेख में समीर जी कि भारत का ऐतिहासिक अनुभव, उसका मौलिक नैतिक अधिकार और मानवाधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे बिना किसी देरी या हिचकिचाहट के न्याय के पक्ष में बोलने, समर्थन करने, कार्रवाई करने का अधिकार देती है। उम्मीद यह नहीं है कि इस विवाद में भारत किसी एक पक्ष का समर्थन करे या इजराइल और फिलिस्तीन में से किसी एक का पक्ष ले। उम्मीद एक सिद्धांत आधारित नेतृत्व की है जो उन मूल्यों के अनुरूप हो जो हमेशा भारत और हमारे देश को
प्रेरित करते रहे हैं और जिन पर हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आधारित था। और जो एक बड़ी बात उन्होंने इसमें लिखी है समीर जी, सोनिया गांधी ने, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संबंध हैं, तो ये भारत की कूटनीति नहीं हो सकती। आपके बेंजामिन नेतन्याहू से संबंध हो सकते हैं आपके व्यक्तिगत, लेकिन आपके व्यक्तिगत संबंधों पर गले मिलने से अगर देश की विदेश नीति बनने लग जाए तो ये नहीं हो सकता, ये कूटनीति नहीं। तो ये बहुत तगड़ा प्रहार जो है ये किया और सवाल उठाया है कि फिलिस्तीन के मसले पर जिस समय भारत को मुखर होकर बोलना चाहिए था और फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश भारत था, 1988 में उसने मान्यता दी थी, इस पर भारत सरकार खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंजामिन नेतन्याहू के साथ निजी संबंध जो है, उन निजी संबंधों के आधार पर जब वहां कत्लेआम इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी में, तब भारत सरकार खामोश क्यों है? ये सवाल उठाया। हालांकि यहां जोर देना चाहिए कि जब कतर पर हमला किया इजराइल ने वहां हमास के ठिकानों पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के शेख से बात की और ये साफ तौर पर कहा कि हम कतर के संप्रभुता पर हमले की निंदा करते हैं, हम कतर के साथ हैं। तो सीधी सीधी बात है कि इजराइल के खिलाफ बोल दिया, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया। तो यहां भी इस गाजा पट्टी के मसले पर भी, फिलिस्तीन के मसले पर भी भारत सरकार का स्पष्ट रुख आना चाहिए। हालांकि यूएन में जो वोटिंग हुई फिलिस्तीन के समर्थन में, भारत ने उसमें फिलिस्तीन के पक्ष में ही वोट दिया, इजराइल के खिलाफ ही वोट दिया। लेकिन बिल्कुल वही बात ये कही जा रही है कि उस पर अपनी जो नीति है, विदेश नीति है, उसके तहत अपनी राय भारत को स्पष्ट तौर पर रखनी चाहिए। और अब जबकि फलस्तीन को लेकर एक पूरा माहौल बन रहा है, तमाम देश उसको मान्यता दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत को भी अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि फिर आप अगर दूसरे देशों की देखा देखी अगर कोई राय लेते हैं और अपनी जो पारंपरिक विदेश नीति है उससे हटकर करते हैं, तो इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर कई बार इसका नुकसान भारत को देखने को मिला है, चाहे अभी भारत पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई हो तब देखने को मिला, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से भारत के खिलाफ एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। तो इस पर एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए और अभी तक ऐसी स्पष्ट नीति रही है। इसी बात की याद दिलाई है सोनिया गांधी ने अपने इस लेख में। अमलेंदु जी, बिल्कुल इसी की याद दिलाई कि भारत की जब तक विदेश नीति रही थी तो प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तिगत संबंध कुछ हो वो मायने नहीं रखता है। तो हालांकि जो यूएन में जो भारत ने रुख अपनाया वो प्रधानमंत्री की दोस्ती से अलग था। प्रधानमंत्री ने खूब शुभकामनाएं दी। अभी उनका इजराइल का नया नववर्ष शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने जो उनको बधाई दी, हमारी राष्ट्रपति ने भी बधाई दी, क्योंकि प्रधानमंत्री के मित्र है नेतन्याहू, तो नेतन्याहू को ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने बधाई को टैग करके बधाई दी। तो वो बधाइयां अपनी ठीक है आपकी होंगी, लेकिन जब इजराइल नरसंहार कर रहा है, बेगुनाहों की जान ले रहा है, तो आप इस समय किस तरीके से इजराइल या आप नेतन्याहू के साथ खड़े हो सकते हैं? जबकि ऐसे समय में इजराइल में खुद नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से नेतन्याहू के साथ खड़े हो सकते हैं, ये सवाल। जी बिल्कुल, तो ये एक बार फिर याद दिलाया है कि भारत को अपनी विदेश नीति को स्पष्ट रखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है। और इस इधर जो इसमें जो बड़ी खबरें हैं, उन बड़ी खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर कि कैसे चुनाव आयोग एक के बाद एक अब अपने फैसलों को, अपने नियमों को बदल रहा है। और नियमों को इसलिए बदल रहा है कि इन्हीं नियमों पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। खैर, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अब एसआईआर करने से पहले चुनाव आयोग अब राज्यों के जो पार्टियां हैं, वहां पर राजनीतिक दल हैं, उनसे भी विचार विमर्श करेगा। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट में यह तय होना है कि जो एसआईआर बिहार में जिस तरीके से किया गया था वो संवैधानिक था या नहीं था। ये फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आना है, सुनवाई अभी वहां पर जारी है। तो बने रहिए आप इस तरह की तमाम खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।